नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्यारे गुरुकुल चैनल पर आपका जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वो पॉलिटी के बारे में पढ़ा होगा, हमने नगर प्रशासन के बारे में चर्चा किया था। लेकिन आज की जो क्लास होने जा रही है ये मज़ेदार क्लास है और ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इसमें हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट डाला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सब के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसा आपने सुना होगा, समझा होगा कि जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए तमाम नए नए तरीके अपनाते हुए तमाम सारे परिवर्तन किए थे। और इस परिवर्तन में जैसे रैयतवाड़ी था, जमींदारी था, महलवाड़ी था, तो इससे अंग्रेज़ों का फ़ायदा ज़्यादा हुआ था और हमारे किसानों का फ़ायदा तो छोड़िए, जाने दीजिए, बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ था। तो आज हम इसी से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और 20 क्वेश्चन पर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी और आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। 20 क्वेश्चन हम आपको जरूर बता रहे हैं, लेकिन आप इससे 40-50 क्वेश्चन बना सकते हैं। और भारत की धरती पर कोई भी परीक्षा अगर होती है तो उसमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे जमींदारी हो, चाहे महलवाड़ी हो। तो आइए आप लोग जुड़िए, देखिए, समझिए, पहचानिए। और क्वेश्चन आपका ये पहला है और देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, दस्तक शब्द आया है। तो दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दस्तक शब्द से तात्पर्य है विद्रोह, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह व्यापार। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दस्तक जो होता था, दस्तक ये मुक्त व्यापार होता था, एक परमिट जारी किया जाता था। इससे दस्तक अगर मिल जाता था, एक विशेष प्रकार का ये परमिट होता था और इस परमिट से फ्री में लोगों को व्यापार करने का मौका मिल जाता था। लेकिन ये जो शुल्क मुक्त व्यापार था, जो फ्री में व्यापार करने का एक परमिट यहाँ के राजा के द्वारा दिया गया था, तो सबसे पहले मुक्त व्यापार करने की छूट किसने दिया था? तो मुग़ल बादशाह जो थे, उस मुग़ल बादशाह का नाम था, मुग़ल शासक का नाम था फारूक सियर। फारूक सियर ने दस्तक का अधिकार दिया था और 1717 में दिया था। ये विशेष प्रकार का परमिट होता था और इस परमिट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे इस परमिट को दिखा करके मुक्त व्यापार यहाँ पर कर सकते थे। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 3000 रुपये वार्षिक ये बादशाह को दिया जाता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 3000 रुपये पर ईयर दे दिया जाता था और बदले में जहाँ जहाँ पर मुग़ल सत्ता थी वहाँ पर इस परमिट के जरिए लोग व्यापार कर सकते थे। और इस परमिट का धीरे धीरे लोगों ने दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया। जैसे जिसको ये परमिट मिल गया तो उन्होंने दूसरे के हाथों में बेच दिया। तो जो अधिकृत लोग थे वो तो व्यापार करते ही थे और फिर उन लोगों ने पैसा बनाने के चक्कर में दूसरे को दे दिया। तो जो इंटरलोपर्स थे, जो अनधिकृत लोग थे, वो लोग भी व्यापार करने लगे और रिजल्ट ये निकल करके आया कि इतना भ्रष्टाचार इस मुक्त व्यापार के जरिए अंग्रेजों ने किया था कि वो पैसा कंपनी के लिए कम और अपने लिए ज़्यादा बनाने लगे थे। और इससे इन्होंने इतना बड़ा लाभ कमाया कि मुग़ल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और आगे चल करके इस मुक्त व्यापार को बंद करने का भी प्रयास किया गया था। अब इसमें 3000 रुपये के बदले एक परमिट जारी हो गया है, फारूक सियर ने इसे दे दिया है और इसके जो लोग हैं वो फ्री में व्यापार कर सकते हैं और 38 गाँव को खरीद भी सकते थे। तो 38 गाँव को ये खरीद भी सकते थे और कोलकाता में जो शाही मुद्रणालय बना हुआ था उसका भी ये लाभ ले सकते थे और फ्री में व्यापार भी कर सकते थे। लोग भ्रष्टाचार भी करते थे। तो मीर कासिम ने क्या किया, जब देखा कि अंग्रेज लोग शुल्क मुक्त व्यापार के जरिए फ्री में यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, तो जितने भी आंतरिक चुंगी लगी हुई थी उसको भारतीयों के लिए
मीर कासिम ने ख़त्म कर दिया था। अर्थात मीर कासिम का ये मानना था कि अगर ये लोग भी मुक्त व्यापार कर रहे हैं तो कम से कम जो भारतीय व्यापारी हैं उनको भी आंतरिक चुंगी ना देखना पड़े, मतलब वो भी कर ना दें, क्योंकि भाई कर अगर व्यापारी देगा तो जो व्यापारी कर दे रहा है तो महंगा बेचेगा, और जो फ्री में व्यापार कर रहा है वो सस्ता बेचेगा। तो जो ग्राहक है वो सस्ते वाले के पास जाएगा, महंगे वाले के पास नहीं जाएगा। तो दस्तक क्या था, ये एक विशेष प्रकार का परमिट था और इससे शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट मिल चुकी थी। अर्थात 3,000 रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दे दिया जाता था और लोग फ्री में परमिट पा करके व्यापार करते थे। खूब पैसा लोगों ने बनाया, खूब भ्रष्टाचार किया, वो दूसरे को भी दे देते थे। जिसको अधिकार दिया गया वो तो भ्रष्टाचार करते थे, जिनको नहीं भी दिया गया था वो लोग भी जो है आकर के यहाँ पर व्यापार कर देते थे। तो रिजल्ट ये निकल के आया कि धीरे धीरे मुगल सत्ता अंग्रेजों की मनमानी की वजह से कमज़ोर होने लगा। तो शुल्क मुक्त व्यापार के जरिए इन्होंने फ्री में खूब व्यापार किया था, क्योंकि परमिट जारी हो गया था और परमिट जारी करने वाला फारुखसियर है। 1717 में इसने परमिट जारी किया था। जब देखा मीर कासिम ने कि इस परमिट का दुरुपयोग हो रहा है तो उसने भी भारतीय व्यापारियों के लिए जो आंतरिक चुंगी थी उसको ख़त्म कर दिया, ताकि फ्री में उनको भी लाभ मिल जाए, ताकि वो लोग भी व्यापार में बने रहें। अर्थात जो यहाँ के कस्टमर हैं, जो यहाँ के कंज्यूमर हैं, वो लोग उसका लाभ ले सके। तो फिलहाल जो पहला क्वेश्चन है, दस्तक शब्द से क्या मतलब है। दस्तक शब्द जो है वो शुल्क मुक्त व्यापार से है, टैरिफ फ्री ट्रेड है। मतलब ये एक प्रकार की टैरिफ थी, एक प्रकार का परमिट था जो फ्री में जारी किया जाता था और फारुखसियर ने इसे जारी किया था। सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था। तो आपको सीधा हम बता दें कि अंग्रेजों की कमाई का जरिया सबसे ज़्यादा क्या होता था, लैंड रेवेन्यू, जिसको हम लोग लगान के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों की कमाई का जरिया सबसे ज़्यादा यही होता था और ये लोग कमाई करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इनके द्वारा अपनाया जाता था। तो रॉबर्ट क्लाइव जब आया तो रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि यही तो भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक है, तो इसने जो है 1 साल के लिए ठेके पर ठेकेदारों को इसके द्वारा टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। और जो ठेकेदार सबसे अधिक बोली लगाता था उसको 1 वर्ष के लिए पैसा वसूलने का अधिकार दे दिया गया था। तो इसमें यही पूछ रहा है, सबसे अधिक बोली लगाने को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार की शुरुआत किसने की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। और 1 साल के लिए जो सबसे अधिक बोली लगाता था ठेकेदार, वो 1 साल के लिए टैक्स वसूलने का अधिकारी हो जाता था। लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स इस 1 वर्ष की प्रथा को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था और फिर 1776 में इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। तो 1 वर्ष के लिए ठेकेदारी की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। 5 वर्ष के लिए ठेकेदारी की शुरुआत आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स ने किया है। फिर 76 में इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये अनुमान पर आधारित होता था। अधिकारियों को उतनी जानकारी भी नहीं होती थी, सट्टेबाजी भी इसमें होती थी, तमाम प्रकार की समस्याएं थी, किसानों का शोषण होता था। इसलिए जो है विरोध के बाद इसे इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो फिलहाल अभी जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को लगान वसूल करने का अधिकार किसने दिया था। तो 1 वर्ष के लिए जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको जो रॉबर्ट क्लाइव जमीन लगान वसूलने के लिए दे देता था। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आया, उसने ठेकेदारी प्रथा को, इजारेदारी प्रथा को 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, क्योंकि बार बार जो है हर साल अगर बोली लगाई जाएगी तो उसमें तमाम प्रकार के तनाव होते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं होती थी, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे। तो उसने 5 वर्ष के लिए कर दिया था। लेकिन 1776 में इसे हमेशा के लिए हटा दिया गया। तो इसका पहला हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव इसका पहला हो जाएगा। ए आंसर सही है, पहला आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो करते हैं चर्चा। अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने पीछे बताया है, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त
किसने लागू किया था पंचवर्षीय बंदोबस्त। तो जो इम्प्लीमेंट परमानेंट सेटलमेंट है 5 वर्ष के लिए, वो भी परमानेंट सेटलमेंट जो है वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए है, क्योंकि हर साल सबसे अधिक बोली लगाने के लिए लोग आते थे, तमाम प्रकार के तनाव होते थे, दबाव होते थे, समस्याएं होती थी। तो इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसे परमानेंट सेटलमेंट को अर्थात पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू कर दिया। 5 साल के लिए उसूलने का अधिकार इसने दे दिया, क्योंकि अब तो मतलब हर साल का जो दबाव था वो खत्म हो गया। हालांकि आगे चल करके इसने 1776 में इसे समाप्त कर दिया था, ये व्यवस्था ही समाप्त हो गई थी। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भारत में 5 वर्ष के लिए ठेके पर जमीन टैक्स उसूलने के लिए अधिकार किसने दिया था, तो 1772 में आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। अगर 1 वर्ष के लिए पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था टैक्स वसूलने के लिए, और 5 वर्ष के लिए जो दिया गया है वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई थी, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए इसमें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, ये परमानेंट सेटलमेंट का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, स्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो उसका आंसर अलग होगा, और स्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था उसका आंसर अलग होगा, दोनों को आंसर में अंतर है। तो फिलहाल अभी तो यही पूछ रहा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले विचार की बात हो रही है, तो फिलिप फ्रांसिस ने दिया था, और फिलिप फ्रांसिस ने ये बात सबसे पहले किसके शासनकाल में कही थी, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कही गई थी, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कही गई थी। क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में भ्रष्टाचार ज़्यादा होते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं होती थी, और उसमें लोग जो है तमाम प्रकार की बोलियां लगाते थे, दबाव होता था। तो ये प्रथा जो है धीरे धीरे कहीं न कहीं उसका आलोचना होने लगी उसकी, तो फिर लोगों ने कहा कोई नया तरीका ढूंढा जाए। तो ये 5 वर्षीय व्यवस्था को फिलिप फ्रांसिस का ये मानना था कि 5 वर्ष की व्यवस्था को हमेशा के लिए लागू कर दिया जाए। तो परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट की बात सबसे पहले फिलिप फ्रांसिस ने कही थी, और वो भी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कही थी। क्योंकि जब इसने देखा 5 वर्ष वाले ठेकेदारी प्रथा में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तो इसने सोचा कि इसका एक परमानेंट हल निकाल लिया जाए। तो परमानेंट एक स्थायी विकल्प लाने के लिए इसने जमींदारी व्यवस्था की सलाह दी थी। तो इसमें यह पूछ रहा है कि विचार किसने रखा था, तब आप बताएंगे फिलिप फ्रांसिस है, और लागू अगर पूछा जाए किसने किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया जाए, या यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये किसके दिमाग की उपज है, परमानेंट सेटलमेंट ये किसके दिमाग की उपज है, तो फिलिप फ्रांसिस। और इसने जो बात कही थी वो कॉर्नवालिस के समय नहीं कही थी, वारेन हेस्टिंग्स के समय कही थी, क्योंकि आगे की जो व्यवस्था थी वो उतनी ज़्यादा सफल नहीं रही, तो इसीलिए इसने इस व्यवस्था को लागू किया था। तो विचार पूछ रहा है तो फिलिप फ्रांसिस हो जाएगा इसका थर्ड आंसर सही है। वारेन हेस्टिंग्स के समय इसने ये बात कही थी। अब अगला क्वेश्चन जो है ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें ये पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त, इसके 3 नाम हैं, परमानेंट सेटलमेंट है इसका नाम, स्थायी बंदोबस्त भी इसका नाम है, और इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी ये जाना जाता है। और इस व्यवस्था का विचार तो दिया था फ्रांसिस फिलिप ने, जो कि हमने आपको बता ही दिया, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि इसको लागू किसने किया था गाजे बाजे के साथ। इसको जो लागू किया था वो लागू करने वाला जो यहाँ का गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
इसे लागू किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भूभाग के कितने परसेंट जमीन पर इसे लागू किया गया था, अर्थात अंग्रेजों ने जहां पर सत्ता स्थापित की थी उसके कितने परसेंट भूभाग पर इसे लागू किया था, तो 19% भूभाग पर, 19% भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जमींदारी व्यवस्था थी इसको लागू किसने किया, तो आप बताइएगा इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन इसको सबसे पहले सोचा किसने था, तो फिलिप फ्रांसिस ने, जो कि आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और कितने जमीन पर इसको लागू किया गया था, तो 19% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। और कहाँ कहाँ लागू हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे कहाँ कहाँ लागू किया गया था, बंगाल, इसको आपको जानना जरूरी है, बंगाल में लागू किया गया था, बिहार में लागू किया गया था, उड़ीसा में लागू किया गया था, उड़ीसा में, उत्तरी कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक, पूरा कर्नाटक नहीं है, उत्तरी कर्नाटक में, और आप बताएंगे बनारस में लागू किया गया था, बनारस रियासत में इसे लागू किया गया था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जमींदारी व्यवस्था को कहाँ कहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। और हाँ, कब लागू किया था ये भी जरूरी है, तो स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक में कब लागू किया था, 1793 में, 1793 में इसे लागू किया गया था। और इसमें जमीन का मालिक कौन हो गया था, तो जमीन का मालिक किसान नहीं था, जमींदार था। यहाँ पर जमीन का मालिक जमींदार था, लैंडलॉर्ड था। और लैंडलॉर्ड जो है पैसा उसूलने का काम करता था, लगान उसूलने का काम करता था। 1/10 से 11 भाग, 1/10 से 11 भाग जो है ये जमींदार ले लेता था, और 10/11 भाग जो होता था, 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार को देना होता था। तो ब्रिटिश सरकार का हिस्सा 10/11 था और जमींदार का हिस्सा 1/11 था। अर्थात जमींदार के लठैत जो होते थे वो किसानों पर दबाव डालते थे और किसान को उपज का 1/11वां भाग जमींदार को देना अनिवार्य था। और आप जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, अगर मानसून आया तो खेती हुआ, अगर मानसून नहीं आया तो खेती होने वाला नहीं है। लेकिन जो किसानों ने वादा किया है वो तो देना ही पड़ेगा। तो जब किसान पर दबाव पड़ता था, लोग दबाव डालते थे, तो बेचारा महाजन से सूद पर पैसा लेकर, ब्याज पर पैसा लेकर के जमींदार को देता था, सरकार को देता था, अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। तो इसलिए जो है ये जमींदारी व्यवस्था कहीं न कहीं जमींदारों के अत्याचारों से या ब्रिटिश सरकार के सूझबूझ से उस पर अत्याचार होता था, बड़ी समस्याएं होती थी। तो जमींदारी व्यवस्था से किसानों का नुकसान हुआ। जमींदार एक ऐसा मध्यम वर्ग मिल गया, मीडिएटर वर्ग मिल गया कि अब जब उसूलने का कार्य होता था तो अधिकारी जाते नहीं थे, जमींदार जाता था, तो बिचौलिया मिल गया ब्रिटिश सरकार को। तो उसका एक पैसे का लागत है नहीं, जमींदार खुद उसूल करके ला रहा है। और किसान अगर गुस्सा भी करेगा तो सरकार पर करेगा नहीं, जमींदार पर करेगा। तो एक मीडिएटर वर्ग, एक ऐसा वर्ग जो है अंग्रेजों को मिल गया था कि अंग्रेजों के काम को जमींदार वर्ग ने आसान कर दिया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस में लेकर के आए थे। और इसमें किसानों का ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बड़ा फायदा जमींदारों का और सरकार का हुआ था। और हाँ, सबसे ज़्यादा सरकार को फायदा था। भाई जो जमींदार अगर टैक्स उसूल करके ना देता तो उससे हटा करके दूसरे जमींदार को ला दिया जाता। तो कुल मिलाकर के जमींदार भी जो थे वो सरकार के अंडर में ही थे। अगर वो लगान नहीं दे रहे हैं, उनको परसेंटेज नहीं मिल रहा है, तो फिर उनकी जमींदारी को भी ख़त्म करने का प्रयास सरकार की ओर से आसानी से कर दिया जाता था। तो कितने चालाक थे, अपना डायरेक्ट किसान से उसूल नहीं रहे हैं, मीडिएटर कैटेगरी के लोगों को मिला ले रहे हैं। अब वो जमींदार जो है उसूल करके ला करके दे रहा है, एक पैसे की लागत नहीं है, लोग नाराज भी नहीं है, जमींदारों से नाराज है। और जमींदारों पर इंटरनल दबाव किसका है, ब्रिटिश सरकार का। तो अंग्रेज जमींदार पर दबाव बनाता था और जमींदार किसान पर दबाव बनाता था। किसान बेचारा जो है जमींदार
और ब्रिटिश सरकार के बीच में पाटे में पिसता चला गया, बड़ी समस्या हो गई थी। तो फिलहाल इसमें यही कह रहा है किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसे लागू किया गया था। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस सेकेंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ रहा है स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि स्थायी बंदोबस्त में क्या था। तो सीधी सी बात है, स्थायी बंदोबस्त एक परमानेंट सेटलमेंट था। अधिकार जमीन का जमींदारों के पास था और जमींदार एक मध्यम वर्ग हो गया था। सरकार और किसानों के बीच में पैसा वसूल करके ले आकर के उनको देता था। 10/11 भाग जो है वो सरकार को मिल जाता था, 1/11 भाग जो है जमींदार को मिल जाता था। तो इसी के आधार पर यह क्वेश्चन आपको सेट करना है। तो स्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। तो देखिए इसमें स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों पर लगाया गया भूमिकर है, जमींदारों पर लगाया गया भूमिकर है, ये तो गलत हो जाएगा। किसानों पर लगाया गया भूमिकर है, तो ये भी गलत है। किसानों पर लगाया गया भूमिकर नहीं है स्थायी बंदोबस्त, या जमींदारों पर लगाया गया भूमिकर ये भी नहीं है। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमिकर की वसूली है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर कौन वसूलता था? जमींदार। तो स्थायी बंदोबस्त क्या है मूल रूप से? तो आप बताइएगा। स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारों के टैक्स वसूलने का तरीका है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा लगान या भूमि कर की वसूली की एक प्रक्रिया है। सबसे ऑथेंटिक आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली करने का एक तरीका है। चौथा, जंगल की भूमि पर लगाया गया कर नहीं। इसमें स्थायी बंदोबस्त जो है वो जमींदारों पर टैक्स नहीं लगाया गया था, बल्कि स्थायी बंदोबस्त के एक तरीका है। स्थायी बंदोबस्त ये किसानों से कर वसूलने का एक तरीका है, और ये कर वसूलने का तरीका किसको दे दिया गया? जमींदारों को दे दिया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली करने का एक तरीका है। तो थर्ड ऑप्शन सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त जो हमने बताया था वो किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, मैसूर, बनारस। अर्थात ब्रिटिश भूभाग के टोटल 19% भूभाग पर लागू किया गया था। तो इसमें यही पूछ रहा है स्थायी भूमि व्यवस्था को किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, मैसूर, बनारस, इसमें से जो आपको मिल जाए वही सही है। संपूर्ण भारत में गलत है, पूरे भारत नहीं था, 19% भूभाग पर था। देश के उत्तरी भाग में पूरे तरीके से सही नहीं है, पूर्वी भाग में है, ये भी गलत है। पंजाब को छोड़कर देश के सभी उत्तर क्षेत्रों में गलत है। बंगाल स्टेट में और बनारस जमींदारी में ये सही है। बंगाल सूबे में और बनारस जमींदारी, मैंने बताया ना कि बनारस के जमींदारी क्षेत्र में और बंगाल में, तो ये सही है। आपका चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, बंगाल और बनारस जमींदारी क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। दो विकल्प है, या तो लड़ जाइए या तो डर जाइए, और यहाँ डरने के लिए आप नहीं आए हुए हैं, लड़ने के लिए आए हुए। सफलता लड़ने वाले को मिलती, डरने वाले को नहीं मिलती है। तो लड़िए गंभीरता पूर्वक, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हम हैं और चीज़ों को आसान कर देंगे। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन से कथन, निम्नलिखित में से कौन से कथन स्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन स्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही है? तो पहले स्थायी बंदोबस्त का डिटेल जान लीजिए। 19% भूभाग पर लागू हुआ है। जमींदारी, जमींदार जो है इसके मालिक हैं, जमीन के मालिक जमींदार हैं। और कहाँ पर लागू हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर लागू हुआ है स्थायी बंदोबस्त है। तो इसमें आपको ये ढूंढना है कौन सही है, कौन सही है, ये आपको ढूंढना है। तो देखिए, इसने किसानों को मालिकाना हक दे दिया। क्या इस व्यवस्था के अंतर्गत, क्या इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को स्वामित्व मिला था? नहीं मिला था। पहला गलत है। इसमें किसान मालिक नहीं थे, इसमें जमींदार मालिक थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था जमींदारी व्यवस्था। पहला गलत है। जमींदारों को भूमि के स्वामियों के रूप में मान्यता मिली। जमींदार तो भूमि स्वामी थे, ये सही है, सच्चाई है। दूसरा सही है, सरकार ने भूमि लगान मांग को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया। तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब चौथा देखिए, जमींदार किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थों की भूमिका निभाने लगे। भाई, किसान और सरकार के बीच में मीडिएटर कौन है? जमींदार है, तो भूमिका तो निभाने ही लगे हैं। तो दूसरा सही है, तीसरा सही, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा सही है। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि जमीन का मालिक जमींदार है। तीसरा इसलिए सही है क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए नहीं था, 1 वर्ष के लिए नहीं था, हमेशा के लिए था, परमानेंट सेटलमेंट है, इसलिए तीसरा भी सही है। जमींदार किसान और सरकार के बीच में मीडिएटर था, सच्चाई है और आगे भी आप सच्चाई ये रहेगी। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 अर्थात इसका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। इसका पहला ऑप्शन सही है, ए सही है। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। इसमें इसी के बारे में पूछना है। जैसे औपनिवेशिक भारत के, औपनिवेशिक भारत का मतलब जानते हैं? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो ब्रिटिश भारत की भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में, ब्रिटिश भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें यह पूछ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में जो भी यहाँ पर परिवर्तन हुए भू राजस्व को लेकर के, उसमें से कौन एक सही नहीं है? तो इसमें पहला देखिए, 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्या हमने आपको बताया ये कि स्थायी बंदोबस्त को वेलेस्ली ने लागू किया था? वेलेस्ली ने किया था या कॉर्नवालिस ने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था, वो भी 1790 में नहीं किया था भैया, 1793 में किया था। तो 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये सही या गलत? तो गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में। दूसरा क्या है, इसमें जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। तो इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार होता था, उसको रिकग्नाइज कर दिया गया था, मान्यता मिल गई थी। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि ये कह रहा है इसमें जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, सही है। तीसरा देखिए, इसने भूमि स्वामित्व को वंशानुगत बनाया। जमींदार जब नहीं होते थे तो उसका जो उत्तराधिकारी होता था, जो भी उसके पुत्र होते थे, बराबर हिस्सों में बढ़ जाता था, वंशानुगत बना दिया गया था। जमींदार के बाद जमींदार ही पाता था, ये सही है। तीसरा सही है, जमींदारों को जमीन बेचने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही, जमींदार अपनी जमीन को बेच सकता था, ये सच्चाई है। तो इसमें आप बताएंगे कौन सही नहीं है, यही पूछ रहा है, इसमें कौन सही नहीं है? तो पहला ही सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, पहला सही नहीं है, इसका ए हो जाएगा, क्योंकि वेलेस्ली ने नहीं किया था स्थायी बंदोबस्त, बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पहला सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, दमदार है, पूरा इसको पढ़िए, समझिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन
ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ से जुड़े हुए थे? इसमें ये पूछ रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक पूछ रहा है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में थॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था। बाद में इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? कैप्टन रीड ने किया था। और सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारामहाल जिले में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था? तमिलनाडु के बारामहाल जिले में इसे लागू किया गया था। इसकी शुरुआत 1792 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था। दो लोग थे, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था, उसमें सहायता कैप्टन रीड ने दिया था। और इसे कहां कहां लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर लागू थी? बंबई, मद्रास, इसके अतिरिक्त कुर्ग कर्नाटक में है, असम में भी लागू था। ये असम में भी इसे लागू किया गया था। और इसे पूरे बंगाल में तो नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया गया था। पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया गया था। तो बंबई हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया, कुर्ग हो गया, यहाँ पर जो है इसे लागू किया गया था। और देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि जमीन का मालिक, रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर जमीन का मालिक अब जमींदार नहीं था, अब जमीन का मालिक भूस्वामी किसान हो गया था। अब इसमें किसान से डायरेक्ट संपर्क स्थापित कर दिया गया था। रैयत का मतलब होता किसान, अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जमीन का मालिक रैयत होता था या किसान होता था, तो सीधा बता दीजिएगा वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो भारत में सबसे अधिक भूभाग में फैली हुई थी। अर्थात जितना अंग्रेजों ने जीता था, तो अंग्रेजों के जीते गए 51% भूभाग में इसे लागू किया गया था। बंबई में किया गया था, मद्रास में किया गया था, कर्नाटक में किया गया था, असम में किया गया था, पश्चिम बंगाल में किया गया था। अर्थात अंग्रेजों ने जितना जीता था उसके 51% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। और ये सारे व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत अगर अच्छाई अगर किसी में रही है तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रही है, क्योंकि इसमें किसान का मालिक अब जमींदार नहीं है, यहाँ पर जमीन का मालिक अब किसान हो गया। लेकिन दिक्कत इस बात की है, टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे। टैक्स जो लिया जाता था वो 33% से 55% तक टैक्स लिया जाता था। 33 से 55% तक टैक्स देना इतना आसान नहीं था। तो इस व्यवस्था में उसूलने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी करते थे। तो जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार के लठैत करते थे काम, वही काम टैक्स वसूलने में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी करते थे। और 33 से 55% तक देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। मानसून आया तो हुआ, मानसून नहीं आया तो नहीं हुआ, लेकिन इनको 55% 33% देना ही है। तो किसानों पर दबाव डालते थे, परेशान करते थे। तो बेचारा किसान महाजन से ब्याज पर पैसा लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को देता था। तो उधर महाजन परेशान करता था, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी परेशान करते थे। तो जब दबाव पड़ता था तो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता था। तो कहने का मतलब है रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में तमिलनाडु के बारामहाल जिले में थॉमस मुनरो के द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया था। और इसे मद्रास, बंबई या बरार या कर्नाटक, बंगाल, असम इत्यादि क्षेत्रों में लागू किया गया। टोटल 51% भूभाग में इसे लागू किया गया। इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती थी, अब यहाँ पर जमीन का मालिक जमींदार नहीं है, यहाँ पर जमीन का मालिक अब आप बता सकते हैं किसान है। लेकिन किसान हो तो गया जमीन का मालिक, देना कितना? 33 से 55% तक। अब 33 से 55% तक अगर लगान आप देंगे, और वो भी उस हालत में जब पता ही नहीं है, हमारा खेती जो है मानसून पर आधारित
प्रमाणित है। तो मानसून आया तो खेती हुआ, नहीं आया तो नहीं है। 33 से 55 देना है तो इसको दे पाना इतना आसान नहीं था, तो टैक्स ज़्यादा होता था, इसलिए ये भी खर्चीली व्यवस्था थी। तो इसके जनक पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए थे? तो 2 लोग थे, अलेक्जेंडर रीड था और थॉमस मुनरो था। कॉर्नवालिस तो था स्थायी बंदोबस्त था। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा सही है। कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, ये दोनों जो है इसके जनक माने जाते हैं। 2 और 3, रीड और मुनरो, 2 और 3 सही है, थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त, भूराजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। इसमें ये पूछ रहा है कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी कहाँ पर शुरू की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जो शुरू की गई थी, तो जो मेनली है बंगाल, बिहार, उड़ीसा और रैयतवाड़ी जो मुख्य रूप से शुरू की गई है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जैसे बम्बई है, मद्रास है, कुर्ग है, असम है, यहाँ पर की गई थी। तो इसमें पूछ रहा है स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ लागू हुई थी? तो बंगाल और मद्रास। बंगाल में कौन व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त और मद्रास में रैयतवाड़ी। मद्रास में रैयतवाड़ी है। रैयतवाड़ी आया था 1792 में, 51% भूभाग में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त 19%, 1793 में आया था, 1793 में इसे लागू किया गया था। तो बंगाल और मद्रास, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल और मद्रास का चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन सही है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, मद्रास रैयतवाड़ी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल पढ़ने की जरूरत है। इसमें ये पूछ रहा है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। इसमें ये कह रहा है कि वह प्रथा बताइए जिसमें जमीन का मालिक किसान होता था। तो वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूराजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो जमीन का मालिकाना हक किसमें मिला था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक रैयत होता था। और रैयत को हम लोग किस नाम जानते हैं? किसान के नाम जानते हैं। तो किसानों का मतलब रैयतों का और सरकार का प्रत्यक्ष संपर्क रैयतवाड़ी व्यवस्था में स्थापित किया गया था। तो इसमें वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भूराजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। तो आप बताएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान और सरकार के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इसका जो हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ रहा है ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे ज़्यादा लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग में लागू थी, बार बार हम कह रहे हैं। और 51% में कहाँ? मद्रास, बम्बई, मद्रास है, बम्बई है, कुर्ग है, कर्नाटक मतलब
कर्नाटक, असम है तो मद्रास, बम्बई, कुर्ग। अर्थात ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कहाँ पर लागू की गई है? बंगाल प्रेसिडेंसी। गलत है, पश्चिम बंगाल में था। केवल मद्रास प्रेसिडेंसी, ये भी गलत है। मद्रास प्रेसिडेंसी, ये भी गलत है। सबसे ऑथेंटिक आंसर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, केवल मद्रास में नहीं है या केवल बम्बई में नहीं है, इन दोनों को मिला करके होगा। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मद्रास और बम्बई हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और आसान क्वेश्चन है, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, इसमें पूछ रहा है भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में, भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या क्या व्यवस्था थी? तो भू प्रशासन में रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या व्यवस्था थी? तो कर संग्रहण का दायित्व जमींदारों का था। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक जमींदार होता था या किसान होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होता था, जमींदार नहीं होता था। और जबकि ये कह रहा कि कर उसूलने का दायित्व जमींदारों पर था। कर उसूलने का जिम्मेदारी जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों का था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमींदारों का नहीं था। पहला गलत है। कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का था। जमीन का जो मालिक था वो किसान होता था, भूस्वामी नहीं होता था। ये भी गलत है। इसमें आप कह सकते हैं ये भी गलत है। कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का नहीं था, किसानों का था। किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। तो जमीन का मालिक सरकार था सही तरीके से, और वो रहता था किसानों के अंडर में, और किसान जो है सीधे ब्रिटिश सरकार को टैक्स चुकाते थे। तो इसमें सबसे ऑथेंटिक आंसर जो है वो आप बताएंगे, क्योंकि रियल में जमीन का मालिक ब्रिटिश सरकार है, वो जैसा चाहती थी वैसा परिवर्तन करती थी। तो इसमें टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी जो है किसानों को दे दिया गया था। किसान अपना टैक्स ब्रिटिश सरकार को चुकाते थे। तो किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे, ये सच्चाई है। और वो 33% से लेकर के 55% तक होता था। 55% तक होता था। किसानों के स्वामित्व की भूमि पर कोई कर नहीं लगता था। गलत है, कर तो लगता ही था। और कर चुकाने का दायित्व भूस्वामी का होता था, लैंड ऑनर का होता था। रियल में तो लैंड ऑनर जो है ब्रिटिश सरकार थी, कर संग्रहण जो है जमींदार करते थे। ये भी गलत है। सबसे ऑथेंटिक आंसर थर्ड है, किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे, क्योंकि इसमें जमीन का मालिकाना हक जो है वो किसानों को दे दिया गया था, क्योंकि किसानों की प्रथा है रैयतवाड़ी प्रथा। थर्ड सही है। आगे देखिएगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन जरूर दिख रहा है लेकिन है नहीं इसमें दम। आसानी से कॉन्सेप्ट पर करके आप आगे निकल सकते हैं। धैर्य रखने की ज़रूरत है, केवल आप पढ़िए, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो बड़ा शिकार करेंगे। देखिए, इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या होता था, तो मैंने पहले बता दिया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान को मालिकाना हक दे दिया गया था। किसान जमीन का सीधे जो है वो अधिकारी होता था, और प्रत्यक्ष संपर्क डायरेक्ट ब्रिटिश सरकारी किसानों से रखते थे। और किसान जमीन से में कुल उत्पादन का 33 से 55% तक वो सरकार को देता था। उसी के आधार पर ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी। तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या होता था, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के
पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी सही है, मूल्य निर्धारण भी किया जाता था, सर्वेक्षण भी किया जाता था कि कितना परसेंट लागू करना, 33%, 35, 36, क्योंकि कम से कम 33 और अधिक से अधिक 55% तक टैक्स लोगों को देना होता था। और सरकार जो इनको पट्टे पर, कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन दे देती थी, जमीन के अधिकार में आ जाता था, लेकिन बदले में सरकार इनसे 33 से 55% तक टैक्स वसूलती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन किसान पा जाता था और सीधे अधिकारी लोग जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, किसानों से 33 से लेकर 55% तक टैक्स वसूलने का प्रयास करते। देखिए इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। वो टाइप करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा। तो आप इसमें सी ऑप्शन कर लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सही है। दूसरा तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर, एक पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था बगैर सर्वेक्षण के, भाई किसके पास कितनी ज़मीनें हैं और किस प्रकार की ज़मीन है, कितना परसेंट लेना है, ये तो मूल्यांकन करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर हो पाएगा 33 से 55% तक। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा माहलवाड़ी प्रथा। माहलवाड़ी प्रथा किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो माहलवाड़ी प्रथा को समझते हैं। महल का मतलब होता है गांव, महल का मतलब होता है गांव, समस्त गांव की जमीन का हिस्सा, समस्त गांव की जमीन का हिस्से को, समस्त गांव के जमीन के हिस्से को हम लोग महाल कहते हैं। जैसे मोहल्ला आज भी लोग करते हैं, तो मोहल्ला से महाल है, महाल से मोहल्ला है, अर्थात पूरे समग्र गांव की जो ज़मीन होती थी उसको हम लोग महाल के नाम से जानते थे। और ये महालवाड़ी व्यवस्था की जनक, इसके जनक जो हैं, इसके जो जनक है उसका नाम है हार्ट मैकेंजी। हार्ट मैकेंजे है, मैकेंजे, हार्ट मैकेंजे है इसके जनक। और इसे 1819 में लाया गया था। हार्ट मैकेंजे के द्वारा 1819 में इस व्यवस्था को लाया गया था। और ये व्यवस्था कहाँ पर लाई गई थी? तो आप बताइएगा। पंजाब में थी, पंजाब में है। और इस व्यवस्था को संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, संयुक्त प्रांत में लागू किया गया था। और इसे मध्य प्रांत में लागू किया गया था, मध्य प्रांत में लागू किया गया था। इसे अवध में लागू किया गया था, अर्थात उत्तर भारत, पूरा नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में किस व्यवस्था को लागू किया गया था? तो मालवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में थी, मध्य प्रांत में थी, संयुक्त प्रांत में थी, अवध में थी, पूरे उत्तर भारत में थी। और कुल टोटल जमीन के, ब्रिटिश सरकार के टोटल जमीन के आप बताएंगे 30% भूभाग पर, 30%, 19% पर स्थायी बंदोबस्त है, 51% पर रैयतवाड़ी व्यवस्था है और 30% पर मालवाड़ी व्यवस्था। और मालवाड़ी व्यवस्था का जनक हार्ट मैकेंजे है। ये व्यवस्था 1819 में लेकर के आया था और बाद में पूरे उत्तर भारत में जो फैलाया गया है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा, बाद में इसकी सहायता मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया। तो मार्टिन बर्ड और हार्ट मैकेंजे ये दोनों लोग मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत माने जाते हैं। और इसमें होता क्या था? इसमें जैसे समस्त गांव की जमीन का मोटा मोटी एक आकलन कर देते थे और सारे गांव की जमीन का आकलन करके और ये कह देते थे कि गांव के सारे लोग, गांव का जो मुखिया है, तालुकेदार है, उसके पास लगान ले जा करके दे देंगे और फिर वो मुखिया जो है ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाने का कार्य करता था। तो मालवाड़ी व्यवस्था में सारे गांव की जमीन को मोटा मोटी आकलन कर दिया जाता था और एक उस पर व्यवस्था बना दी जाती थी। गांव के लोग इतना पैसा जो है लगान के रूप में गांव के मुखिया को दे देंगे और फिर गांव का मुखिया उन मोहल्ले के लोगों से या गांव के लोगों से लेकर के ब्रिटिश सरकार के पास तक या ब्रिटिश अधिकारियों के पास तक पहुंचाने का प्रयास करता था। लेकिन ये आकलन पर आधारित व्यवस्था थी और ये अनुमान पर आधारित व्यवस्था थी, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार
की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होते थे और इसका चोट जो है वो तालुकेदार पर कम पड़ता था, किसानों पर इसकी चोट ज़्यादा पड़ती थी। तो चाहे महालवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, जमींदारी व्यवस्था हो, इसमें लाभ अगर किसी को मिला है फाइनली और अंत तक, तो आप बताएंगे ब्रिटिश सरकार को मिला था। हमारे मीडिएटर को या हमारे किसानों को उतना लाभ नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था। यही वजह है कि किसान हमारे भुखमरी के कगार पर चले गए थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था आप कह सकते हैं हार्ट मैकेंजे के द्वारा 1819 में शुरू किया गया था और इस व्यवस्था को उत्तर भारत के 30% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। ये मध्य प्रांत में भी था, संयुक्त प्रांत में भी था, अवध में भी था, बनारस के क्षेत्र में भी था, उत्तर भारत पंजाब में भी इसे लागू किया गया था। और ये पूरे इसके अंतर्गत पूरे गांव की जमीन का आकलन कर लिया जाता था और एक निश्चित लगान तैयार कर लिया जाता था, तय कर लिया जाता था और गांव के लोग उस लगान को लेकर के तालुकेदार को या मुखिया को दे देते थे और मुखिया उस चीज़ को, उस लगान को ब्रिटिश अधिकारियों के तक पहुंचाने का प्रयास करता था। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं था, अनुमान पर आधारित व्यवस्था थी। इसमें फाइनली अगर फ़ायदा किसी का हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का हुआ, किसानों का इसमें एक पैसे का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसका जो हो जाएगा महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? किसानों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदार और किसानों के साथ, या गांव में रहने वाले सारे लोगों के साथ। तो गांव के समुदाय के साथ समग्र रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से महालवाड़ी व्यवस्था में समझौता किया गया था। इसका डी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों से समझौता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से समझौता था और महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव के समुदाय के लोग जो थे वो समग्र रूप से उनके साथ समझौता कर लिया गया था। और अगुआ जो है बनाया गया था, जो मालिक बनाया गया था, रास्ता दिखाने वाले, वो तालुकेदार को, सरपंच को बना दिया गया था। चौथा ऑप्शन सही है। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से समझौता किया गया था। चौथा ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसमें पूछ रहा है महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू थी? महालवाड़ी प्रथा बता दीजिए। अवध में लागू थी, मध्य प्रांत में लागू थी, मध्य प्रांत में लागू थी, संयुक्त प्रांत में लागू थी, संयुक्त प्रांत में लागू थी, पंजाब में लागू थी, पंजाब में लागू थी। अर्थात ब्रिटिश भूभाग के 30% हिस्से में इसे लागू किया गया था। पूरे नॉर्थ इंडिया में इसे लागू किया गया था। उत्तर भारत में, उत्तर भारत तक फैलाने में मार्टिन बर्ग जिम्मेदार, 2 लोग जिम्मेदार हैं। महालवाड़ी में 2 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले आप बताएंगे हार्ट मैकेंजी है, हार्ट मैकेंजे है। दूसरा फैलाने वाला मार्टिन बर्ग है। अब ये कहाँ कहाँ पर लागू हुआ है? बंगाल और बिहार गलत है, दक्षिण भारत गलत है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये सही है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसका जो सबसे ऑथेंटिक आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। पूरे उत्तर भारत में इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? इसमें ये पूछ रहा है कि इस जो चारों चीजें दी गई हैं, इन चारों चीजों में कौन भू राजस्व से मतलब रख रहा है? तो भू राजस्व नीति से मतलब रखने वाला विकल्प कौन है? पिट्स इंडिया एक्ट, ये तो 1784 में लाया गया था और ये राजनीतिक था, ये राजनीतिक था, प्रशासनिक था, इसका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। महालवाड़ी बंदोबस्त ये सही है, ये भू राजस्व से था, ये लगान प्रथा से जुड़ा हुआ है। तो ये लगान प्रथा जुड़ा हुआ महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था सही है। सेकंड ऑप्शन सही होगा क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों है, 1773 में है और इसको भी जो लागू किया गया था 1748 में जो लाया गया था, ये भी जो राजनीतिक है। तो स्थायी बंदोबस्त आर्थिक है, ये लगान से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा
टैली कर रहा है। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है सही रूप में टैली कर रहा है, करेक्ट है, इसमें जोड़ा देख रहा है। तो स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? स्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, 1793 में लेकर के आए थे, ये सच्चाई है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक मुनरो है, ये भी सही है, 1792 में लेकर के आया गया था। मालवाड़ी हाल्ट मैकेंजी है या होल्ट मैकेंजी है, 1719 में लेके आए थे, 1719 में। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई, कर्नाटक। और मालवाड़ी व्यवस्था जो है तो आप बताएंगे अवध, संयुक्त प्रांत जिसमें उत्तर प्रदेश था, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, राजस्थान, पंजाब यहाँ पर था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ये तीनों सही मिल रहा है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो 1792, मालवाड़ी होल्ट मैकेंजी 1819। ये तीनों सही है, तीनों मिल रहे हैं। पहला भी मिला हुआ है, दूसरा भी मिला हुआ है, तीसरा भी मिला हुआ है। 1 2 3, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो देखिए जो 20 क्वेश्चन आज हम लेकर के आए थे, आशा यही कर सकते हैं कि आपको समझने में कहीं न कहीं मदद मिली होगी। और अगली क्लास में हम पॉलिटी के नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।